नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बीच बातचीत का मसला इतना हावी हो गया कि जिन सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर इसकी नौबत आई उसी का डिटेल सामने नहीं आ रहा है। फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप की दुनिया में हर दिन सैकड़ों मैसेज किसी न किसी धर्म को आहत करते हुए लिखे जा रहे हैं। जब यह लोगों को पता है तो फिर ये कौन लोग हैं जो भीड़ लेकर सड़कों पर उतर आते हैं? इनके खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई हो रही है? आप यकीन करेंगे कि कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर बादुरिया की यह तस्वीर इसलिए है कि किसी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। हम क्या मूर्खता की मिसाल कायम करने के लिए उतावले हो रहे हैं? इन लोगों को किसने सड़क पर उतारा? बजाय इसके कानून का रास्ता क्यों नहीं चुना और इंतजार किया? बीजेपी का दावा है कि 2000 मुसलमानों ने हिंदू परिवारों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि कई दुकानें जला दी गईं और घरों पर पथराव किया गया। हमारी सहयोगी मोनदीपा बनर्जी इस इलाके के एक हिस्से में गई जहां के घरों के कुछ शीशे टूटे हुए थे और पथराव भी किया गया था और पास के एक क्लब के सामानों को नष्ट भी किया गया। लोगों ने मोनदीपा को बताया कि वे काफी डरे हुए हैं। पुलिस थाने पर हमला करने और पुलिस की गाड़ियां जलाने की भी खबरें हैं। सांसद की गाड़ी पर भी हमला हुआ। यह वीडियो मंगलवार का है। समझना मुश्किल है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। इस भीड़ में भीड़ का हौसला दिख रहा है। पुलिस को इस भीड़ के आगे बेबस नजर आ रही है। उसकी मौजूदगी में किसी के साथ हाथापाई होती लग रही है। सड़कों पर टायर जलाए गए हैं। मंगलवार को मोनदीपा की रिपोर्ट की यह तस्वीर बता रही है कि हिंसा हुई है। आप खुद भी देखिए, 17 साल के लड़के की पोस्ट के जवाब में किन लोगों को उतारा गया। क्या इनमें से कई किशोर उम्र के बच्चे भी नजर आ रहे हैं? यह सवाल करना होगा कि 17 साल के एक किशोर के फेसबुक पोस्ट को लेकर क्या शहर या मोहल्ले में आगजनी की जाएगी, रास्ता जाम किया जाएगा, तो फिर समाज का क्या होगा? क्या हमारे संबंध इतने खोखले और कमजोर हो गए हैं? फेसबुक पोस्ट के कारण धार्मिक भावना आहत हो रही है तो इसका मतलब है भावनाओं को ही बीमारी लग गई है। एक बात सभी को याद रखनी चाहिए, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता इसी फिराक में रहती है कि कब अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता हरकत करे या कुछ ऐसा करे जिससे सांप्रदायिक रंग देकर उसके जवाब में बहुसंख्यकों को उकसाया जा सके। भीड़ का जवाब भीड़ से देने वाले दोनों तरफ के लोग अच्छी तरह से यह बात जानते हैं कि वे जवाब नहीं दे रहे बल्कि एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। अगर ममता बनर्जी बीजेपी की सरकारों में सांप्रदायिक हिंसा करने वाले समर्थकों या गुटों को संरक्षण देने का आरोप लगाती हैं तो खुद उनका अपना बेंचमार्क क्या है, उन्होंने दोनों तत्वों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, यह बताना चाहिए। न कि राज्यपाल के साथ हुए विवाद को प्रमुखता देनी चाहिए, हालांकि वो भी चिंताजनक स्थिति है। बिहार चुनाव से पहले इंडियन एक्सप्रेस में जब अपू एथोस सुरेश थे तब उन्होंने एक शानदार रिपोर्टिंग की थी। 21 अगस्त 2015 की इस रिपोर्ट में अपू ने बताया था कि बीजेपी और जेडीयू के अलग होने के बाद बिहार में सांप्रदायिक हिंसा 3/4 बढ़ गई। जब दोनों साथ थे तो पूरे बिहार में 3.5 साल के दौरान 226 घटनाएं हुई। जून 2013 में अलग हुए और अलग होने के 2 साल के भीतर सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की 667 घटनाएं दर्ज की गईं। ज्यादातर घटनाएं मंदिर मस्जिद में मांस फेंकने को लेकर शुरू हुई थी। नीतीश कुमार ने अपने कैंपेन के हर भाषण में कहा था कि कोई मांस इधर उधर फेंकेगा, भड़किएगा नहीं, पर उससे ज्यादा वहां के समाज ने सहनशीलता का परिचय दिया। बंगाल को क्या हो गया है? ममता को अपने ही सहयोगी से सीख लेनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की मार्च 2014 की एक रिपोर्ट है जिसमें पुलिस रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया गया है कि ग्रामीण बंगाल में सांप्रदायिक झगड़े बढ़े हैं। 2008 में सांप्रदायिक हिंसा की 12 घटनाएं दर्ज होती हैं, वहीं 2013 में बढ़कर 106 हो गई। राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 2015 में देश के 53 बड़े शहरों में दंगों के 6270 केस दर्ज हुए सांप्रदायिक हिंसा और तनाव के, जिसमें पहले नंबर पर पटना, मुंबई और कोलकाता है। बेंगलुरु भी है उसमें। कोलकाता में 293 केस दर्ज किए गए। 2016 में बंगाल विधानसभा का चुनाव हुआ, तब ममता बनर्जी को 211 सीटें मिली और बीजेपी को 3। यानी इन सांप्रदायिक हिंसा का कोई लाभ नहीं मिला किसी को भी। लेकिन हर बार नुकसान नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। उन्हें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोपों को भी गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे आरोपों के बहाने बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर भी लगाम लगाकर दिखाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंगाल को लगातार उबाल रहा है। धार्मिक जुलूसों और यात्राओं का स्केल जरूरत से ज्यादा बड़ा हो रहा है। इन जुलूसों के जरिए सदियों पुराने वही ढोल बजाए जा रहे हैं कि लाउडस्पीकर की आवाज तेज हो गई या नहीं बजाने दिया किसी ने, या किसी ने मांस फेंक दिया। मूर्खता का यह रिकॉर्ड हम ही लोग कायम कर सकते हैं और कोई नहीं। मुस्लिम समाज का एक हिस्सा इस खेल को भी समझ रहा है, तभी कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम बरकती को इमाम के पद से हटा दिया। इस इमाम ने निजी एल्बम में
इस इमाम के निजी एल्बम में तमाम नेताओं की तस्वीरें हैं जो इनके बयानों को लेकर राजनीति भी करते हैं। मगर मई महीने में इस शख्स ने ऐसा बयान दिया कि हम इमाम हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी कार से लाल बत्ती नहीं उतारेंगे। तब मीडिया में खूब बवाल हुआ, खूब बयानबाजी हुई और सांप्रदायिक बातों को लेकर भड़काया उकसाया गया। स्थानीय मुस्लिम समाज और मस्जिद का बोर्ड इस बात को लेकर सतर्क हो गया कि इसे लेकर किसी तरह की बातें फैलाई जाएंगी। इमाम को गद्दी से उतार कर फेंका गया। इमाम साहब कहते रहे कि मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त था, लेकिन गद्दी नहीं बचा सके। बाद में तृणमूल कांग्रेस के मंत्री ने भी इनके खिलाफ मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में कथित रूप से बयान दिया था। इस इमाम का यही काम था कि कुछ बयान दे दो जिससे बहस छिड़े और सांप्रदायिकता को खुराक मिले। बहुत लोगों की दुकान ही इस तरह के बयानों से चल रही है। अगर इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज किया जाता रहा और समाज के भीतर से समाज के लिए आवाज नहीं आई, तो लोग एक दूसरे को पहचानने और दुआ सलाम करने के लायक नहीं बचेंगे। हम बंगाल की राजनीतिक और सांप्रदायिक परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। प्राइम टाइम में हमारे साथ अनिरुद्ध घोषाल हैं, आप युवा पत्रकार हैं इंडियन एक्सप्रेस के, और अजीज मुबारकी साहब कोशिश करेंगे कि वो जुड़ जाएं, जो साउथ एशिया उलेमा काउंसिल कोलकाता के राष्ट्रीय सचिव हैं। अनिरुद्ध, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि हर सांप्रदायिक हिंसा के बारे में उतना हमारा संसाधन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अखबार और वेबसाइट को जब मैं ढूंढने जाता हूं तो बहुत कम डिटेल जानकारी मिलती है इस तरह की घटना की। इसकी क्या पृष्ठभूमि है? बंगाल में एक कि इस तरीके से सोच है कि अगर कोई सांप्रदायिक कहीं घटना हो रही है, दंगा हो रहा है, कोई टेंशन भी हो रही है, उसके बारे में अगर लिखेंगे, उसके बारे में अगर बोलेंगे, तो उससे वो फैलता है। लोग एडिटर्स का या फिर जो रिपोर्टर है उसकी मतलब वो इस तरीके से वो सोचते हैं। तो जो खबर अगर यूपी में, जो इंसिडेंट यूपी में अगर होती है, तो फिर यहाँ दिल्ली के अखबारों में वो 4 पेज का पूरा उसका पैकेज बन जाता है। वहां पे वो सिंगल कॉलम छपता है। अच्छा। और ये दिल्ली के बारे में भी वही रूल फॉलो करते हैं जो बंगाल के बारे में करते हैं। अच्छा, ठीक है। मगर ये एडिटोरियल पॉलिसी है काफी अखबारों का। टीवी का मेरे को उतना नहीं लेकिन इससे हो क्या रहा है? तो इतनी तरह की अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो आपको लगता नहीं कि वहां पर अब इन घटनाओं की रिपोर्टिंग कर ही देनी चाहिए? मेरे को तो लगता ही है। मगर अब क्या हो रहा है कि जैसे जो रिपोर्टर है वो जाता है ग्राउंड पे, वो हर पक्ष से बात करता है, मगर चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो फेसबुक हो, उसका एक तो उसको आपको पता नहीं है उसका सोर्स क्या है। वो कहीं किसी और देश का वीडियो लगा के बोल देंगे कि देखो आपके गाँव में ऐसा हो रहा है, इसको ऐसे मारा है। तो उससे काफी टाइम पे हमने ये भी देखा है कि हिंसा हो रही है, मगर उसका जो सोर्स है, जिसका जिस झूठ से वो फैला है, उसका कोई वो नहीं है, उसका ना पता है ना कुछ। इस तरह के वायलेंस का पैटर्न क्या है अनिरुद्ध? मैं आप ही की कई रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें गाड़ियां जलाई जा रही हैं, पुलिस के थाने पर हमला किया जा रहा है, कुछ दुकानें जलती हैं, घरों पर पथराव होता है। और ये बात दोनों समुदायों की बात में जो मैं पढ़ रहा हूं, दोनों तरफ से एक ही बात आती है। तो ये एक पैटर्न क्या है इसका, जरा आप विश्लेषण करेंगे? आपने तो कई इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा को कवर किया है। देखिए, अभी अब लास्ट 1.5 साल में 3 तरीके के मैंने देखे हैं अपने, जो मैंने कवर किए उसमें से। एक तो जैसे आपने बताया बिहार का कि मंदिर या मस्जिद में किसी ने मांस फेंका हुआ है, तो ये एक है। दूसरा जो शायद से नया है वो है कि फेसबुक में या व्हाट्सएप में किसी ने आपत्तिजनक कुछ लिखा है, तो उससे वायलेंस फैल रहा है। और तीसरा है कि कहीं से जुलूस निकला है, जो आदि में बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। जुलूस निकला है और वहां पे कोई जाके उस पर बम फेंकता है, या फिर जैसे मेरे ख्याल से और ये बम फेंकने की घटना दोनों तरह के जुलूस में हुई है ना? हिंदुओं के जुलूस में भी या मुसलमानों के जुलूस में भी इस तरह की बात सामने आई है। सबसे जो मतलब सबसे ज्यादा जब मैंने देखा था वो ये है, अक्टूबर 2016 में दुर्गा पूजा खत्म हुआ था, और उसी टाइम पे कोर्ट का ऑर्डर आया था कि दुर्गा पूजा के लिए आप मुहर्रम प्रोसेशन वो आप दोनों एक साथ निकालेंगे, लॉ एंड ऑर्डर करना है। तो जैसे यहाँ जहाँ भी इंसिडेंट हुआ है उससे ज्यादा दूर नहीं है, हाली शहर में भी, हाजी नगर में भी मुहर्रम प्रोसेशन पे भी बम फेंका गया था, और जब दुर्गा पूजा का विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे उस पे भी अटैक हुए थे। लेकिन क्या बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है? क्या पैटर्न? देखिए, उस टाइम इंजरीज तो होती है, मगर डेथ किसी का नहीं हुआ था, मगर घर जलाए गए थे उसके बाद। दोनों तरफ से ये हो रहा था। मगर और जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस पूरे चीज में अगर आप उसको मतलब समझेंगे, देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेटर्स का भी मानना है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग हो रही है दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि जैसे फेसबुक में पोस्ट तो लग गया है, अब मगर उस पर लोग कमेंट करेंगे, मगर इतने सारे लोगों को वो पहुंच कैसे रहा है? कोई ना कोई तो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां वो डाल रहे। तो अब पुलिस क्या करती है, ऐसे इंसिडेंट के बाद सबसे पहले नेटवर्क बंद कर देती है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मार्च 2016 में इलम बाजार बीरभूम
ये शांति निकेतन से कुछ 30 किलोमीटर दूर है। वहां पे एक फिर से वही सेम चीज है, 11वीं क्लास के एक लड़के ने इसी तरीके की आपत्तिजनक मतलब पोस्ट डाला था उसने, और उसी के बाद ये लोग गए पुलिस स्टेशन, इलाम बाजार पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ और उसके बाद फायरिंग हुई दोनों तरफ से, और वो फायरिंग किसने की आज तक पता नहीं चला है। और उसमें एक मुसलमान युवक की डेथ हो गई थी और प्रोटेस्ट भी वही कर रहे थे। सोसाइटी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई तैयारी के साथ ये गेम कर रहा है, या उनको वो बातें ज्यादा पसंद है कि ये मुसलमान ऐसे करते हैं, ये हिंदू ऐसे करते हैं, वो आ गए इतनी संख्या में, ये आ गए इतनी संख्या में। उनको पता नहीं है कि इस तरह के तर्क और दलीलों से दुनिया भारत के कितने शहर जल चुके हैं। सर समझाने वाले कम हो गए, मतलब लोगों को झूठ बोलने वाले ज्यादा हो गए, क्योंकि अपनी पॉलिटिकल फायदा का वो लोग देख रहे हैं। आपने इस रिपोर्टिंग के दौरान ये देखा या महसूस किया कि जो राजनीतिक दल हैं, जो वहां सरकार से संबंधित हैं या विपक्ष से संबंधित हैं, वो इन समूहों को समझाते हुए आपको नजर आया कि समझा रहे हैं कि आपको इसका मुकाबला करना चाहिए, इस तरह से इसका शिकार नहीं होना चाहिए, इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए? सर इसका भी ना, जैसे कोई कहीं पे हिंसा हो गई है उसके बाद भी एक पैटर्न रहता है। जो रूलिंग पार्टी है वो कहती है कि हम जाएंगे, हम समझाएंगे, और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो जाके वहां जाने की कोशिश करते हैं, फिर रूलिंग पार्टी उसको रोकता है, और उसके बाद दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं, दोनों तरफ से तर्क आते हैं, और उससे जो है कि शांत होने से जगह उससे टेंशन बढ़ जाता है। अगर अब अजीज साहब वीडियो लिंक पे नहीं आ रहे तो क्या हम उनका फोन इन ले सकते हैं? अच्छा ठीक है। एक और चीज है कि बार बार ये आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है, इस बात में कितना दम है? सर देखिए, इसमें बंगाल में करीब सेंसस के हिसाब से 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मगर ये पूरी कहानी नहीं है। बंगाल में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी है जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कम होंगे, जहां 99% पॉपुलेशन किसी एक तहसील में या फिर असेंबली में मुस्लिम है। तो तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट करती है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, करती है पॉलिटिकल। और तृणमूल के पहले जब वहां पे सीपीएम थी वो भी करते थे, जहां पे आपको पॉलिटिकल फायदा होगा इलेक्शन के पहले वहां आप मस्जिद में जाएंगे या फिर मंदिर में जाएंगे, ये तो रहता है। मगर अभी जो 2 साल में चेंज हो गया है वो ये है कि यहाँ पे एक और पार्टी है जो बहुत कोशिश कर रही है इस पॉलिटिकल एंटिटी में घुसने के लिए, जहां पे उनके लिए पहले जगह नहीं थी। अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 एमएलए हैं। कौन? बीजेपी के। और वो क्या कर रही है? और एक और चीज है कि जैसे आरएसएस और वीएचपी, मेरे ख्याल से आज ही उनका यहाँ से स्टेटमेंट आया है कि अब इस हिंसा के बाद वो कैंपेन करेंगे पूरे बंगाल में कि बंगाल जो है हिंदुओं के लिए रहने लायक जगह नहीं है, बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश बना रही है। तो दोनों तरफ से हो रहा है अब यहाँ पे। पहले ऑपोजिशन नहीं था, पहले इस तरीके का हिंदुत्व पॉलिटिक्स पहले बंगाल में इस तरीके से तो नहीं हुआ है पहले। पर कोई वहां का सोसाइटी और ये सब इस ट्रैप को लोग नहीं समझ रहा है। मतलब क्या स्टेट एक्शन ले रही है इन दोनों तरफ के जो भी लोग हैं जो इसमें जो शामिल हैं? स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी भी घटना में सख्ती से कोई एक्शन लिया हो बाद में ही? जैसे अब धूलागढ़ का अगर हम देखें, धूलागढ़ अभी ये मेरे को डेट दिसंबर 2016 का है, उसमें इन्होंने पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 25 लोगों को अरेस्ट किया था। मगर उसमें क्या हुआ, अब जैसे हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि रिपोर्टिंग कुछ खास हुई नहीं थी, हमने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था और कुछ और अखबारों में, एक आध अखबारों में छपा था। तो अब क्या हुआ, एक चैनल गई वहां पे, उन्होंने जो इंसिडेंट था वो, अब जहाँ पे हमने देखा था कि 7 घर जले हैं, 3 मुसलमान के हैं, 4 हिंदू के हैं, दोनों तरफ इंजरीज हैं, दोनों तरफ से पथराव हुआ है। तो अब वहां वो चैनल गई, उन्होंने एक तरफा रिपोर्ट पेश किया और उसके बाद वहां पे फिर जैसे हिंदुओं के घर जले हैं। हाँ, तो उसके बाद वहां पे फिर वो वायलेंस बढ़ने लगा। तो अब यहाँ पे पुलिस भी कितना करी, अगर इस टाइम पे अगर पुलिस वहां जाके मीडिया को रोके तो फिर बोलेंगे कि आप मीडिया को रोक रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली जो आपका लैंग्वेज मीडिया है, जो बंगाली अखबार या बंगाली टेलीविजन, क्योंकि उनका रीच ज्यादा है। इंडियन एक्सप्रेस कितना लोग पढ़ते होंगे कलकत्ता शहर के बाहर, गांव में तो कोई पढ़ता नहीं होगा अंग्रेजी अखबार। तो
ये जो लोकल ट्रेडिशनल मीडिया है जिन पे लोगों पे एकदम विश्वास है, अगर वो नहीं लिखेंगे तो लोगों को भड़काना भी आसान लिखना ही और ज्यादा मुसीबत पैदा कर रहा है। इससे बेहतर है कि वो लिखें जी, और जी, लिख के इस तरह की सच्चाई सामने लाएं, तो जिससे लोग अनुमान या अफवाहों के। अजीज मुबारकी साहब हमारे साथ हैं, अब समय कम है, पर मैं ये जानना चाहता हूं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि एक 11-17 साल का लड़का अगर फेसबुक पे पोस्ट कर दे तो ये कौन लोग हैं जिनके मजहब की इतनी भावनाएं आहत हो जाती हैं और वो सैकड़ों लोगों को लेकर निकल जाते हैं सड़क, उनकी भी जिंदगी वो जोखिम में डाल देते हैं। तो इस पे कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती है मुबारकी साहब? नहीं, मैं बताऊं रवीश भाई, ऐसा है कि ये तो सही है कि इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं और ये इंटॉलरेंस हद से ज्यादा, मतलब दूलागढ़ जैसे अभी बता रहे थे, दूलागढ़ है, उससे पहले मालदा हुआ, तो ये एक रेगुलर तरीके से मैं देख रहा हूं कि ये चीज इस तरह से प्रोवोकेशन होता है और इस तरह से मुसलमान उसको फिर वही खेल में आ जाते हैं, फंस जाते हैं उसी खेल में जो उनसे शायद खेला जा रहा है। और ये बहुत दुख की बात है, जबकि अगर आप देखें तो बंगाल का माहौल ऐसा कभी नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि बंगाल आज कोई बना हो, 47 से जैसे मुल्क आजाद हुआ वैसे बंगाल बना, फिर बांग्लादेश इसमें से निकल करके चला गया, लेकिन तब भी बंगाल के माहौल में कभी कोई खराबी नहीं आई। तो आज जो हालात हैं ये आखिर समझना होगा ऐसा क्यों, ये क्या हुआ साल 2 साल 3 साल के अंदर के बंगाल का माहौल खराब होता जा रहा है। नहीं तो ऐसा भी बंगाल में इतिहास रहा है कि पूजा पंडालों में बारिश के दौरान मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी हैं। और अगर आप सच पूछें मुझसे तो मैं समझता हूं कि ये 17 साल के बच्चे जिसने ये पोस्ट डाला है, ऑफेंसिव पोस्ट मैं कहूंगा, ब्लास्फेमस पोस्ट कहिए आप उसको, दुख देने वाला पोस्ट कहिए उसको, इसमें और जो कुछ जुनैद के साथ हुआ दिल्ली के पास, तो इन दोनों घटनाओं में वो मुझे कोई ज्यादा फर्क समझ में नहीं आ रहा। उधर अगर मैं कहीं अगर गौ रक्षकों को गलत मानता हूं तो मैं उस भीड़ को भी गलत मान रहा हूं जिन्होंने हिंदुओं के घर जला दिए।